सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संवाह के अंतर्गत संस्कार भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर संस्कार युक्त प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। जो कहा जाए कि सभी के अंदर विद्यमान होना चाहिए। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु, तो जन्म से ही उसे परिवार, समाज संस्कारित करने का प्रयास करता है। उसके अंदर अच्छे गुण भरने का, गुणों से युक्त करने का प्रयास संस्कार के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। सहस्त्राब्दियों तक फली फूली, जिसने गहन दार्शनिक, आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं को जन्म दिया। प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं दुनिया भर में हम पुरानी संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं और समृद्ध संस्कृति के रूप में भी जाने जाते हैं। और यह प्राचीन हजारों साल से फलती-फूलती रही है, जिसमें न जाने कितने दर्शन सम्मिलित हैं, कितने विचार, आध्यात्मिक स्वरूप, कलात्मक परंपराओं का भी जन्म इसमें हमें दिखाई देता है। भारत धर्म, धार्मिकता, कर्म, कार्रवाई और उसके परिणाम से संबंधित है और मोक्ष, मुक्ति जैसे प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणाओं के विकास का केंद्र बन गया। हिंदू धर्म की नींव रखने वाले वैदिक ग्रंथों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अब देखिए, यह प्रश्न बन सकता है कि हिंदू धर्म की नींव रखने वाले वैदिक ग्रंथों की रचना जो हुई है वो कब, किस मतलब कि कौन से काल के बीच में हुई है, कब से कब तक हुई है। तो हमें याद रखना है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। यह भाषा का उद्भव विकास के अंतर्गत भी हम इसे देखते हैं कि कैसे प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका भी अगर हम समय सीमा देखें तो 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में है, जिसमें जैसे वैदिक ग्रंथों की रचना और पुराणों की रचना हम इसमें देखते हैं। तो वैदिक में वेदों की रचना हुई है और उसके बाद लौकिक संस्कृत जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई है, तो उसमें पुराणों की रचना हुई है। तो मतलब ये जितने भी ग्रंथ हैं और पुराण है, ये सब संस्कार से संबंधित है। जीवन जीने के तरीके इनमें दिए गए हैं, लिखे गए हैं, रचना हुई जो हुई है, उस समाज को सुदृढ़ और सही तरीके से चलाने के लिए और भिन्न-भिन्न प्रकार के सीख जो मनुष्य जीवन के साथ सीखता है और देखता है, वह कहीं न कहीं इस ग्रंथों में, रचनाओं में हमें दिखाई देता है। इसीलिए वेद को जीवन पद्धति का ग्रंथ भी कहा जाता है। जीवन जीने के जो तरीके होते हैं, हमें वेदों में, पुराणों में देखने को मिलते हैं, जो प्राचीन काल से हमें दिखाई भी देता है। तो हम देख रहे हैं कि जिसने भारतीय विचार और अनुष्ठानों, प्रथाओं को आकार दिया। महाभारत और रामायण जैसे महान महाकाव्यों ने नैतिक दुविधाओं और मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाया है। अब देखिए, महाभारत और रामायण में जैसे महान जो महाकाव्य है, इसमें कहीं न कहीं नैतिक मूल्य भी हमें दिखाई देते हैं। किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का हनन भी होता है, इसमें हमें दिखाई देता है और इन नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने का कार्य कहीं न कहीं इसमें जो नायक पात्र रहे हैं, वे सब भी ने किया है। तो मानव सभ्यता की जटिलताओं को दर्शाया भी गया है। समय के साथ भारतीय सभ्यता ने अंक प्रणाली और शून्य की अवधारणा के आविष्कार सहित गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और वास्तुकला में प्रगति में योगदान किया। मूर्ति कला, नृत्य और संगीत में देखी जाने वाली कलात्मक अभिव्यक्ति भी मंदिरों, महलों और अन्य संरचनाओं के साथ उन्नत इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए फूलती रही। अच्छा, आपने देखा होगा
कि हम बहुत पुराने मंदिरों में जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है। उसमें या तो नृत्य होता है या फिर भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाओं का भी उसमें चित्रण किया हुआ रहता है। तो कहीं न कहीं यह चीज़ केवल हमारे मानस और हमारे व्यवहार में ही नहीं, हमारे मतलब कि वास्तुकला में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और वास्तुकला के माध्यम से भी यह फलती-फूलती रही है और समय के साथ एक व्यक्ति से नए पीढ़ी में संप्रेषित होती रही है। तो और कहीं न कहीं यह भी एक संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत ही आता है कि कितना हम समृद्ध थे उस समय भी और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आज क्या हमने उन सब चीज़ों को अपने अंदर अभी भी जीवित रखा है या उसे हम भूलते जा रहे हैं? क्या अपनी संस्कृति को हम भुला रहे हैं? क्या हम अपनी सुदृढ़ संस्कृति और जो सभ्यता रही है हमारी, क्या हम उसका पतन तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम हमारी संस्कृति और सभ्यता पर अन्य पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता का कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता कहीं न कहीं धूमिल पड़ती जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे और यहाँ संस्कार जो चीज़ है कि समय के साथ संस्कार। आपने देखा होगा कि ऊपर में जो शीर्षक है इसमें लिखा है भारतीय संवाद समय के साथ संस्कार। अब कैसे मनुष्य का समय सही समय पे समय के साथ-साथ संस्कार किया जाना चाहिए, यह हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्योंकि अगर व्यक्ति संस्कारित होता है, तो कहीं न कहीं समाज के लिए हितकर साबित होता है और व्यक्ति अगर वह असंस्कारी है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन व्यक्ति है, तो कहीं न कहीं समाज में कुरीतियों को जन्म देता है, समाज को विखंडित करने का प्रयास करता है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कहीं न कहीं वह हितकर नहीं होता है। तो इसीलिए और वह कहीं न कहीं समाज में एक उच्च कोटि का कहीं न कहीं कहा जाए कि विद्वान या फिर समाज को उद्धारक समाज का जो उद्धारक कहा जाता है, वह भी कहीं न कहीं वह नहीं बन पाता है। समाज को नष्ट करने का प्रयास करता है। किसी का प्रेरणा स्रोत भी नहीं बन सकता है जब उसके अंदर संस्कार नहीं है। क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी की जब बात करते हैं, तो वह उनके अंदर संस्कार दिखाई देता है, जो उनके परिवार और आगे के शैक्षणिक संस्थानों से जो उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये संस्कार ही उनको आज भी जीवित रखा है हमारे मानस में। अगर वो उस रूप में उच्च संस्कारित व्यक्तित्व तो नहीं होते, तो आज हम उन्हें नहीं जानते और कहीं न कहीं समाज के बारे में सोचने वाला व्यक्ति ही संस्कृत और संस्कारित व्यक्तित्व होता है। तो इसीलिए यह आप सभी के लिए यह आवश्यक विषय है कि आप लोगों के अंदर ज्ञान कहा जाए कि जो व्यावसायिक स्वरूप में आ तो रहा है, परंतु क्या हम समाज हित में जो संस्कार है, आचरण है, व्यवहार है, जो जो गुण है, क्या हमारे अंदर आ पा रहे हैं क्या? नहीं। तो जब हम बचपन से ही संस्कार युक्त बनना शुरू करेंगे, जब हमारे अंदर संस्कार भरे जाएँगे, संस्कृति स्वरूप में जब रहेंगे हम, तो कहीं न कहीं हम समाज हितकर के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, लोक कल्याण के बारे में सोचेंगे। तो यह विषय इसीलिए आप लोगों के लिए उपयोगी है। और यह विषय आप लोगों को वर्तमान सरकार को और शैक्षणिक संस्थानों को धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों के समक्ष ऐसे विषय रखा गया है, ताकि आपके अंदर संस्कार भरा जाए। ये संस्कार ही है। ध्यान रखिए कि ये संस्कार ही हैं, जो एक शिक्षक जब कॉलेज में या फिर स्कूल में प्रवेश करता है, तो एक विद्यार्थी बड़े ही आदर पूर्वक सम्मान करता है, प्रणाम कहता है। ये क्या है? संस्कार है। जब एक शिक्षक कुछ बता रहा है तो उसे ध्यान से विद्यार्थी सुनता है। जब उसका जब उसकी बारी आती है, जब उसे अवसर मिलता है तो वह बोलता है, अपने प्रश्न रखता है। ये संस्कार है। तभी तो वो आदर सम्मान करता है। ये संस्कार ही है तो कि आप एक विद्यार्थी जो है देश के बारे में सोचता है। वही विद्यार्थी जो संस्कार युक्त है, वो आगे चल के अगर शिक्षक बनेगा तो अपने जैसा फिर छात्र निर्मित करेगा। ये संस्कार ही है। माता-पिता का सम्मान करना। कुटुंब प्रबोधन क्या है? संस्कार युक्त विषय है। कुटुंब प्रबोधन में संस्कार ही तो है। पंच परिवर्तन जो अभी विषय चल रहा है, ये संस्कार ही है और क्या है? संस्कृति से संबंधित है, इसीलिए भारतीय संस्कृति परंपरा की बात की जा रही है अभी। क्यों हम भारतीय संस्कृति और परंपरा से दूर होते जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति और परंपरा में अगर हम नहीं युक्त होंगे, उससे नहीं जुड़ेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसको उसे अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे,
तो कहीं न कहीं समाज का पतन होगा, देश का पतन होगा, राष्ट्र का पतन होगा, विश्व का पतन होगा। तो चलिए हम इस विषय में आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता, दर्शन, कला को प्रभावित करते हुए वैश्विक स्तर पर गूंजती रही है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत जो है, आध्यात्मिकता, हमारा देश आध्यात्मिकता, दर्शन और कला तीनों में प्रवीण था और वैश्विक स्तर तक यह आवाज गूंजती रही है। अब चलिए हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संबंध और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचय हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले परिचय की तरफ चलते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संबंध न केवल बाहरी आचार व्यवहार से है, बल्कि यह एक मानसिक, आत्मिक प्रक्रिया है। मतलब कि यह केवल बाहरी चीज नहीं है। सभ्यता, संस्कृति, आचार व्यवहार जो भी हम बाहरी करते हैं, केवल यह संस्कृति नहीं है, बल्कि सबसे पहले यह मानसिक है, आत्मिक है, आत्मचिंतन। जो व्यक्ति आत्मिक होता है वह समग्रता को देखता है, समग्रता में ही जीवन मूल्य देखता है, सभी के बारे में सोचता है, लोक कल्याण की बात करता है। आत्मिक संवेदनशीलता से संबंधित है। जो व्यक्ति इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। अगर संवेदनहीन हो गया व्यक्ति तो समाज के लिए वह खतरा है। तो संस्कृति और सभ्यता न केवल बाहरी आचरण व्यवहार, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास, मानसिक शुद्धता, समाज के सामूहिक उत्थान से जुड़ी हुई है। अब देखिए यह प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता किससे संबंधित है? यह व्यक्ति का किस रूप में विकास करता है? तो व्यक्ति का किस रूप में विकास करता है? मानसिक शुद्धता, समाज के सामूहिक उत्थान से संबंधित है और व्यक्ति का मानसिक शुद्धता का विकास करता है। जब मानसिक व्यक्ति शुद्ध होता है तो उसका बाहरी आचरण व्यवहार भी शुद्ध होता है, सही होता है, सही दिशा में संप्रेषित होता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वह शारीरिक और आचार व्यवहार में भी उतना ही प्रबल और मजबूत होता है। यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का संतुलन बनाए रखने पर बल मिलता है। निश्चित तौर पे सत्य है कि व्यक्ति जब मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वह अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को संतुलित रखता है। अगर व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? व्यक्ति जो है असंतुलित हो जाएगा, गलत आचरण करने लगेगा, गलत व्यवहार करने लगेगा। समझ में आपको? तो अब आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न जब आएगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संबंध किस रूप में है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह केवल बाहरी आचरण व्यवहार नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। ठीक है? इसका संबंध मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया से भी है। ध्यान में रखना है, ठीक है?
क्षमा करिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है अभी लैपटॉप बंद हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचय क्या है, ठीक है? परिचय से आप मुझे लगता है कि परिचित हो चुके हैं। अब हम चलते हैं संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है सम्यक कृति। क्या है? सम्यक कृति, अर्थात वह क्रिया या कार्य जो समग्रता में ठीक तरीके से की गई हो, मतलब समग्र समग्र रूप में जो क्रिया किया जाता है वह क्या है? सम्यक कृति है। संस्कृति शब्द में जो कृति का मतलब होता है कार्य, और सम्यक का मतलब होता है सही, उपयुक्त, संपूर्ण। ध्यान में आया? सम्यक का मतलब क्या होता है? सही, उपयुक्त और संपूर्ण, मतलब यह हर जगह विद्यमान होता है। ठीक है? यह कृति क्या है? हर जगह इसका स्वरूप एक ही होता है, समग्रता है, संपूर्णता और सही, उपयुक्त होता है। मतलब जहां पर जो चीजें चाहिए वहां वह उपयुक्त रूप में सही तरीके से किया जाता है। ठीक है? मतलब कि समय के साथ उपयुक्त तरीके से, सही ढंग से, संपूर्ण स्वरूप में किया जाने वाला कार्य। संस्कृति के इस अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति केवल बाहरी आचरण व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब कहा जाएगा कि संस्कृति क्या है? तो संस्कृति केवल बाहरी आचरण व्यवहार से तक सीमित नहीं, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक, भावना से संबंधित है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है? इसका उद्देश्य मानव जीवन में पवित्रता और नैतिकता लाना है। देखिए ध्यान में रखिएगा, संस्कृति का क्या कार्य है मानव जीवन में? प्रश्न आ जाएगा, संस्कृति का क्या उद्देश्य है मानव जीवन में? तो संस्कृति का उद्देश्य मानव जीवन में पवित्रता और नैतिकता, व्यक्ति जो है मानसिक रूप से पवित्र हो और कार्यशैली में नैतिक हो। ठीक है? नीति के अनुकूल, जो उस समय की अनुकूल परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार क्रिया करे, वह व्यक्ति नैतिक होता है, जो सही क्रिया करे और पवित्रता उसके भावनात्मक स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में रहे, ताकि वह अपनी आंतरिक विकृतियों जैसे कि अहंकार। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति का आंतरिक विकृतियां क्या है? प्रश्न आ जाएगा कि व्यक्ति की आंतरिक विकृतियां क्या है, तो क्या आपको ध्यान में लिखना है, उसमें टिक लगाना है, अहंकार, स्वार्थ, क्रोध, लोभ आदि। ये क्या है? आंतरिक विकृतियां हैं, जो व्यवहारिक रूप में, बाह्य स्वरूप में आती है। इन सबको दूर करने का कार्य कौन करता है? संस्कृति, संस्कार। संस्कृति संस्कार से संबंधित है, जो आदि काल से, प्राचीन काल से जो मानव ने इसे अपने शोध से, अपने चिंतन से इसे प्राप्त किया है। संस्कार प्राथमिक होती है, बाद में सभ्यता आती है। बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे आप देशों में देखोगे कि वहाँ संस्कृतियाँ हैं परंतु सभ्यता नहीं है। ये सब चीज़ें हम संस्कृति और सभ्यता के अंतर में पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृति से असंस्कारित जब व्यक्ति होता है, तो वह क्या होता है? अहंकार, स्वार्थ, क्रोध और लोभ से क्या होता है? दूर होता है। ठीक है? इसलिए कहा गया है गीता में भी कि योग और अभ्यास ये संस्कृति और संस्कार से आते हैं। तो योग और अभ्यास से व्यक्ति क्या होता है? विकारों से और मन की जो चंचलता है उस पर अपना वश पा सकता है। ठीक है? मतलब उस पर विजय प्राप्त कर सकता है अपने अभ्यास और योग से। और ये अभ्यास योग क्या है? संस्कृति से संबंधित है, संस्कार से संबंधित है, जो कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास से आता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त हो जाता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त हो जाता है, तो वह एक संस्कारी व्यक्ति बनता है और उसकी
सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है। व्यक्ति के सांस्कृतिक चेतना का विकास किस रूप में होता है? जब व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त होता है, तब उस समय व्यक्ति संस्कारी बन जाता है। ठीक है? मतलब कि जो मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, जब व्यक्ति उन विकारों से मुक्त हो जाता है, तो व्यक्ति संस्कारित बन जाता है। ठीक है? और यह चीज कैसे होता है? अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहने से, योग और अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति संस्कारी बनता है। तब मानसिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त हो जाता है और उसकी सांस्कृतिक चेतना जो है जागृत हो जाती है। ठीक है? उसकी क्या हो जाती है? सांस्कृतिक चेतना क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। हमें ध्यान में रखना है कि व्यक्ति की सांस्कृतिक चेतना कब जागृत होती है? व्यक्ति जब अभ्यास करता है, योग करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। जब चिंतन करता है तो व्यक्ति संस्कारी बन जाता है। संस्कारी बन जाता है तो व्यक्ति जो है मतलब संस्कारी बनने से मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें फर्क स्थापित करना जान जाता है। और व्यक्ति जब सही और गलत में अंतर जान जाता है, स्पष्ट करना जान जाता है, तो वह कहीं कहीं ना कहीं सही। अब कोई भी व्यक्ति जब सही और गलत में अगर फर्क समझ जाएगा तो वह सही की तरफ जाएगा, और सही की तरफ जाएगा तो संस्कारित व्यक्तित्व हो जाएगा। संस्कारित व्यक्तित्व हो जाएगा तो वह सांस्कृतिक चेतना के रूप में अपना विकास कर लेगा। ठीक है? इतना समझ में आप लोगों को कि व्यक्ति जब सांस्कारिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? सांस्कृतिक चेतना का विकास कर लेता है। तब उसके मानसिक और भावनात्मक जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का अहंकार, स्वार्थ, लोभ और क्रोध क्या हो जाता है? उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है, उसको दूर कर देता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये चित्र में कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति। ठीक है? दोनों का समावेश ही एक उत्कृष्ट राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। व्यक्ति एक श्रेष्ठ संस्कृति पूरे विश्व के लिए आदर्श बन सकती है। यह वह स्थिति है जिसमें श्रेष्ठ कर्मों, सुकृत कर्मों का समुच्चय योग होता है, जो समाज और व्यक्ति के जीवन को उन्नत करता है। अब मतलब देखिए भाई, समाज को उन्नत करने वाला, समाज के अंदर जो विकार है उसको दूर करने वाला, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने वाले जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, वही श्रेष्ठ संस्कृति। मतलब यही कार्य एक संस्कृति का, सिंपल सी बात है। सामान्यतः मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि संस्कृति का मतलब ये होता है श्रेष्ठ कृति। ठीक है? हमने ऊपर देखा भी, एक सम्यक कृति जो है, जो संपूर्ण है, सत्य है, श्रेष्ठ है, वही कृति ही संस्कृति है। जो संस्कार युक्त है, संस्कार, जो सभी को समान रूप से देखे, सबसे प्रेम करे, सबका कल्याण के बारे में सोचे, वही तो संस्कार है, वही तो संस्कृति है। व्यक्ति और समाज के उन्नत के बारे में सोचे, वही तो संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ जब आएगा, परिभाषा आएगा, तो आप इसमें लिख सकते हो कि संस्कृति क्या है। सबके बारे में, सबका उन्नत, समाज का उन्नत, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कृति ही संस्कृति है। वेदों में संस्कृति को एक सार्वभौमिक सत्य और आदर्श के रूप में देखा गया है। किस रूप में? अब प्रश्न आएगा कि वेदों में संस्कृति को किस रूप में देखा गया है? तो सत्य और आदर्श के रूप में देखा गया है। हम इसको पढ़ने के बाद जब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को जब हम करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि वेदों में संस्कृति को सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखा गया है, जो केवल एक विशेष समय, स्थान या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी मानव के लिए होता है। अब अगर एक श्रेष्ठ संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचती है। ध्यान में रखिएगा आप लोग कि भारतीय जो संस्कृति है, सब जो है, यह पूरे विश्व के लिए है। विश्व का हर व्यक्ति अगर इस संस्कृति को अपनाएगा तो वह श्रेष्ठ जीवन जिएगा। अब ध्यान में रखना है, जाति पाति, छुआछूत, अन्य कुरीतियां, जो परंपराएं कुछ रही हैं, जो कि कुकृत्य कही जाती हैं, जैसे दहेज प्रथा है, अपना सती प्रथा है, बाल विवाह है, ये संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति नहीं है। ये एक समय में आई
समाज को प्रभावित की और जब समाज जागृत हो गया तो इसका विरोध किया, ये नष्ट हो गई, इसका विरोध हुआ, इसे समाज से हटा दिया गया। ये संस्कृति नहीं, संस्कृति का मतलब होता है सदैव विद्यमान रहने वाला संस्कार ही संस्कृति है। जो हमेशा समाज के हित के बारे में सोचे, वह कैसे कुकृति हो सकती है? और उसके अंतर्गत कुकृतियां कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ सदैव रही है, सदैव विश्व कल्याण के बारे में सोचा है। उसमें ये जाति, छुआ-छूत, भेदभाव ये सब चीजें नहीं आती थी और ना आती है, कभी भी नहीं आई है। इसे उससे जोड़कर लोग देखते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपरा और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इस पर विचार करने योग्य चीजें हैं। भ्रम पैदा करते हैं लोग, परंतु सब भारतीय संस्कृति यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह भारतीय समाज और विश्व समाज के कल्याण के बारे में सोचती है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करने वाली संस्कृति है, वही भारतीय संस्कृति है, वही संस्कृति है। बल्कि यह सभी मानवता के लिए है। देखो यहाँ पर सभी मानवता, अब चाहे भारत हो, चाहे विश्व के कोई भी कोने का व्यक्ति हो, उसके कल्याण के बारे में सोचना ही, सोचने वाली जो विचारधारा है, जो व्यवहार है, जो मानसिक और आध्यात्मिक जो स्वरूप है, वही संस्कृति है। ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचय, ठीक है? और संस्कृति शब्द का अर्थ।